हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो बेटा आज के सेशन के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज नोन एज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है बच्चे? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेटेज की बात करें बेटा तो ये नीट एग्जाम में और जेईई के पेपर के अंदर अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है और इस टॉपिक से आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हो। ठीक है, तो इजी टॉपिक है। तो चलिए बच्चे करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। अब बेटा बात करें कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। सो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज एक्चुअली गिवन बाय मैक्स स्ट्राउट्स एंड विलियम लुइस। तो इन दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी और इन्होंने क्या बोला, कोई भी बच्चे रिएक्शन होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ रिएक्शन टू अकर, तभी हमारा रिएक्शन हो पाएगी। अब कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में? एक यूनिट वॉल्यूम है, इन अ यूनिट वॉल्यूम is known as collision frequency, which is famously represented as z over here. The number of collision per second per unit volume is known as collision frequency. ठीक है, अब बात करूं बेटा गैसियस रिएक्टेंट्स की। तो गैसियस रिएक्टेंट के केस के अंदर ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा। अगर मैं आपको ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर इसका जनरली होता है 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा बहुत बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 25, इट इज वेरी वेरी बिग वैल्यू। ठीक है ना, तो इतने कोलिजन से 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गैसियस रिएक्टेंट की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। तो बात ये आती है सर, क्या सारे कोलिजन हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता बेटा। ओनली फ्यू कोलिजन्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द प्रोडक्ट। सारे, ये भले ही बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो पर कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कोलिजन हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ ही कोलिजन पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए एक चीज होती है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। जैसे आप कभी कोई चीज पे साइन करते हो तो वहां पे एक पॉइंट लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो वैसे ही इसके लिए भी है। भले ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, कोई चक्कर नहीं है, हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सर? तो टर्म्स एंड कंडीशन है कि भैया उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो आप, कि भैया इसको जितनी एनर्जी चाहिए उसको वो फुलफिल करवा दो। और उसका ओरिएंटेशन, जब आप कोलाइड करवा रहे हो, कोलिजन हो रहा है, तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर करवा दो। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो जाए, तो वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन माने जाएंगे और इफेक्टिव कोलिजन के बाद हमारा वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे। मतलब कोलिजन तो हो रहे हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में तभी प्रोडक्ट बन रहा है। अब सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन इज इफेक्टिव, और वो कौन से होते हैं? मिनिमम एनर्जी फुलफिल हो जाए और उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए। तो दिस वाज द थ्योरी। चलिए जल्दी से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम दोनों पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्राउट्स एंड विलियम लुइस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होना चाहिए बच्चे? कोलिजन होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन अ यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, विच इज फेमसली रिप्रेजेंटेड एज जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम बच्चे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली दिस इज वेरी हाई फॉर द गैसियस रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड per centimeter cube, but only a small fraction of these collision are capable to convert the reactant into the product, and these collision are known as effective collision. अब effective collision की क्या शर्त है, क्या terms and condition है? तो वो terms and condition ये है कि सर reacting molecules के पास minimum amount of energy होनी चाहिए, ठीक है, और उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी वो चीज हमारा प्रोडक्ट को फॉर्म कर पाएगी, नहीं तो सर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं कि एनर्जी की क्या कंडीशन है, उसको समझते हैं। तो बेटा एनर्जी बैरियर को समझते हैं। तो इसके अंदर हमारे को दो टाइप की एनर्जी का ध्यान रखना है। पहली है बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी,
एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों को एक एक करके समझेंगे कि क्या बोलना चाहता है सर थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलना चाहता है सर एक्टिवेशन एनर्जी। ज़्यादा खास नहीं है, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए बेटा मैं आपको इसको ग्राफ से समझाता हूं, वो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। सो लेट्स जस्ट टेक अ ग्राफ ओवर हियर। अब बच्चे मैंने क्या करा, मैं ग्राफ पर ऐसा करता हूं, एक्स एक्सिस पर मैं एनर्जी को प्लॉट कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्लॉटिंग एनर्जी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सॉरी वाई एक्सिस, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक्स एक्सिस पर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी को ले लिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो एनर्जी बैरियर है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी तो होनी ही होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने ये एक बैरियर सेट कर दिया, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर क्या होता है कि एक बार सेट कर देते हैं, भाई इससे ऊपर जाओगे तभी तो वो क्वालिफाई हो पाएगा, इससे नीचे वाले क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो ये भी एक बार सेट कर दिया हमने, क्या कर दिया, ओलंपिक का या एनर्जी का बार सेट कर दिया, एनर्जी बैरियर जिसको बोला। अब इसके ऊपर से निकलोगे तभी प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाता। तो यही बच्चे हमारी क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। क्या होती है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर भी यही होता है बेटा, हमारी कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मेटल की, उससे ऊपर अगर आप एनर्जी दोगे तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, नहीं तो नहीं होते थे। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर। ठीक है, तो हमने एक बार सेट कर दिया ये एनर्जी का, वी जस्ट सेट अ बार ऑफ एनर्जी ओवर हियर। अब इससे ऊपर से निकलोगे तभी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो होगा कि नहीं कि रिएक्टेंट के पास शुरुआत में जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होगी ही होगी। तो मैंने बोला कि भैया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास लेट्स से दिस इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो इतनी एनर्जी हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास पहले से थी। ठीक है, और मेरे को यहां पर जाना है, मेरा प्रोडक्ट क्या है यहां पर आ रहा है, एक सेकेंड। तो द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर हियर इज दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अस। ठीक है, सो दिस वाज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट यहां से जाएगा तो जाके प्रोडक्ट बनेगा, इससे नीचे से हमारा प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता। मतलब ये बैरियर को तो क्रॉस कराना ही कराना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अस। ये क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट के पास जीरो एनर्जी नहीं होगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से प्रेजेंट होगी ही होगी। और वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके पास पहले से प्रेजेंट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्टिवेशन। मतलब वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास पहले से प्रेजेंट है, वो तो ठीक है, पर एक्स्ट्रा कितनी देई हमने एनर्जी, एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी, वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E और सबस्क्रिप्ट में लगा दो A। E और सबस्क्रिप्ट में लगा दो A, तो दिस इज बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हो जाएगी बच्चे, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था, एक बार सेट कर दिया कि इतनी तो एनर्जी होनी ही होनी चाहिए। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी प्रेजेंट होगी, अब कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के आगे लिख देता हूं मैं एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है ना, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास में क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो उन्होंने बोल दिया ये बार सेट है, तो मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by reacting molecules। तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, इतनी तो हो जाएगी थ्रेशोल्ड, और कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ी वो हो गई एक्टिवेशन। बस इतनी सी बात है। तो ग्राफ से समझ लिया, अब डेफिनेशन देखते हैं। सो द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि भैया सर इतनी तो होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बात नहीं बनेगी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
फॉर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी ताकि हमारा प्रोडक्ट हो सके, वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है सर एक्टिवेशन एनर्जी, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी सर समझ लिया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी समझ लिया, अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और दो टाइप की रिएक्शन समझते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, लेट्स से ये एंडोथर्मिक है ना, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे मैं एंडोथर्मिक के लिए वापस से एक वेरिएशन बना देता हूं, एक ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है ना। सो यहां पर क्या लिख दें, ये एनर्जी, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं POR लिख देता हूं, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझो बच्चे, है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसको एनर्जी की जरूरत हो, हीट की जरूरत हो, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है फॉर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में जाना है, तो इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खिलानी पड़ेगी, मैंने इसको +Q बोल दिया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खिलानी पड़ी तो जाके मेरा प्रोडक्ट बना, तो वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो खुद सोचो बच्चे, अगर रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी खिला रहा हूं तो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर हम रिएक्टेंट को कुछ खिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। वापस से हमने यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी का बार सेट कर दिया कि सर इतना तो होना ही होना चाहिए, तो ये हमारे पास बार है, ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या हो गई हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास लेट्स से ये एनर्जी थी, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दिया ज्यादा होगी, तो लेट्स से प्रोडक्ट के पास एनर्जी इतनी है। अब ये बच्चे यहां से गया और यहां पर आया, ये दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये ग्राफ किसका होगा बच्चे, एंडोथर्मिक का। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक का ग्राफ। अब बच्चे देखना यहां पर, अगर इफ आई जस्ट डू द बेसिक्स थिंग्स ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ द प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, हीट ऑफ द रिएक्टेंट, दिस विल बी द हीट ऑफ रिएक्टेंट ओवर हियर, ठीक है ना। अब अगर मैं देखना बेटा, इफ आई जस्ट डू HP माइनस HR, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चे, डेल्टा H। तो डेल्टा H कैन बी रिटन एज सर HP माइनस HR। हीट ऑफ प्रोडक्ट में से जब मैं हीट ऑफ रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा सर डेल्टा H। अब आप खुद सोचो बेटा, हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या है सर, बड़ा है, हीट ऑफ रिएक्टेंट क्या है सर, छोटा है। तो बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो जो फाइनल आंसर बेटा हमारे को मिलेगा, वो फाइनल आंसर कैसा मिलेगा सर, हमारे को फाइनल आंसर सर पॉजिटिव में मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये हमारे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे गया, और हमारे को अब जाके समझ आया कि सर आप एक्चुअल में एंडोथर्मिक को डेल्टा H पॉजिटिव क्यों लेते थे और एक्सोथर्मिक का डेल्टा H नेगेटिव क्यों लेते थे, क्योंकि ग्राफ हमारे को बता रहा है जब HP माइनस HR कर रहा हूं तो मेरे को पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए बच्चे हम एंडोथर्मिक का डेल्टा H पॉजिटिव लेते थे। अब बेटा डेल्टा H को एक और तरीके से समझाया जा सकता है, समझना क्या, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, देखो या वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको रब कर देता है, ठीक है, ठीक है। अब इफ आई जस्ट टेक दिस, ठीक है ना, अब हमने यहां पर क्या लिया, इतना ले लिया, तो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए इतनी की जरूरत हो गई, तो मैंने क्या बोला इसको, EA किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये हो जाएगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और अगर बैकवर्ड चलेगा तो P से R आने में इसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी, तो सर इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, तो मैंने इसको क्या बोला, EA बैकवर्ड, क्या बोल दिया, EA बैकवर्ड। तो बेटा अगर मेरे को आंसर पॉजिटिव चाहिए, जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, तो पॉजिटिव आंसर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को मेरे को बैकवर्ड से घटाना पड़ेगा, तो मैं सर डेल्टा H को क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA
बैकवर्ड। तो हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ऐसे भी डेल्टा एच का रिप्रेजेंट करा जा सकता है। सेम थिंग गोज विद द हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, एचपी माइनस एचआर करोगे तो भी हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा और दोनों केस में बेटा आंसर हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ सर? तो ये हमारा ग्राफ हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब एक और चीज बेटा, मैंने यहां पर तो बता दिया कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी की। तो ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग स्टेबिलिटी ओवर हियर, है ना। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी सर? स्टेबिलिटी क्या रिएक्टेंट की ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी हमारी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी? ये कैसे पता लगेगा? खुद सोचना बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। रिएक्टेंट को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खिलाई तो जाके प्रोडक्ट बना। अगर मैं रिएक्टेंट को एनर्जी दूं ही ना, तो अगर मैंने रिएक्टेंट को एनर्जी दी ही नहीं तो वो प्रोडक्ट बनना चाहेगा क्या? नहीं सर, नहीं बनेगा। तो अगर हम रिएक्टेंट को एनर्जी नहीं देंगे तो वो प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। मतलब रिएक्टेंट अपनी अवस्था में बहुत खुश है, वो जब हमने उसको एनर्जी दी तो जाके प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। मतलब वो अपनी खुद की स्टेट में बहुत खुश था। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो सर रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी। ये किसका केस हो गया? एंडोथर्मिक का। किसका केस हो गया बच्चे? एंडोथर्मिक। अब यहां पर बच्चे एक्सोथर्मिक भी समझते हैं। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो सर एक्सोथर्मिक का कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? देखो, तो वापस से ये ले लिया मैंने एनर्जी और ये मैंने ले लिया POR, दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो वापस से ये मैंने बार सेट कर दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब यहां पर देखना बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है और यहां पर हमारी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है बच्चे? रिलीज हो जाती है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। अब मतलब हमारी रिएक्टेंट कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो सर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी को रिलीज करा तो जाके प्रोडक्ट बना, तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो हमारा इस टाइप से चलता है। तो यहां पर एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बच्चे? तो यहां पर एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये रिएक्टेंट है और हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम होगी, तो मैंने उसको नीचे बना दिया, ये लो यहां पर बना दिया। ठीक है, तो इसने वापस से ये बैरियर क्रॉस करा और तो जाके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाया। तो ये बैरियर के क्रॉस करने के बाद ही बच्चे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो पाया। अब ये अगर बेटा मैं देखूं तो ये क्या हो गया मेरे पास? एक सेकेंड, let me just change the color of the pen. Okay, so yeah, so this over here ये क्या हो गया? HP। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चे यहां पर? HR। अब देखें बेटा, अब यहां पर अगर ये देखो, wait a second, हाँ जी, तो उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये भी कर लेते हैं। तो ये बेटा ये क्या होगा? ये हमारे पास डेल्टा H हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा H। अब डेल्टा H क्या होगा सर? वापस मैं क्या करूंगा? HP माइनस HR, तो इसमें भी डेल्टा H क्या करा जाएगा? तो सर HP माइनस HR। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये HP क्या है? छोटा है। HR क्या है? बड़ा है। तो HP छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा सर? नेगेटिव आएगा, और इसीलिए हम इसका डेल्टा H क्या बताते हैं? नेगेटिव बताते हैं। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा सर? HP माइनस HR होगा, जिसका डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसीलिए बच्चे हम एक्सोथर्मिक का डेल्टा H नेगेटिव बनाते हैं, और अब आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अब देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी से भी देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो हमारी कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है? तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं लिख देता हूं EA फॉरवर्ड। क्या हो गया? EA फॉरवर्ड। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आ रहा है, तो मैंने इसको क्या लिखा? ये हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। दिस इज EA बैकवर्ड। तो वापस से नेगेटिव साइन के लिए फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे, तो इसका डेल्टा H क्या होता है सर? डेल्टा H होता है
ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो ये भी सर इसका फॉर्मूला हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे स्टेबिलिटी की, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर इसमें रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा या प्रोडक्ट? तो खुद समझना बेटा, रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो अपना खर्चा करा रहा है ताकि मैं प्रोडक्ट बन सकूं। तो कोई भी चीज बेटा खर्चा क्यों कराएगी? ताकि वो प्रोडक्ट बन सके। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो प्रोडक्ट रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल रहा होगा, तभी तो आप कोई चीज का खर्चा करोगे, तभी जाके आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। समझ रहे हो? तो रिएक्टेंट अपना खर्चा करा रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि ये प्रोडक्ट बन जाए। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल रहा होगा? हमारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी, तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन ज्यादा स्टेबल है सर? यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट से ज्यादा कौन स्टेबल है? हमारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारे पास एनर्जी का कंडीशन हुई। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन एक देखते हैं और फिर वी विल जस्ट प्रोसीड फर्दर। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे को देखो बेटा दे रखी है फॉरवर्ड रिएक्शन XY, सो हमारे को दे रखी है 68 किलो जूल। मतलब ई ए फॉरवर्ड हमारे को कितना दे रखा है? 60 किलो जूल पर मोल। और इसका बेटा डेल्टा H दे रखा है हमारे को कितना? माइनस का 20 किलो जूल पर मोल हमारे को डेल्टा H दे रखा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की क्या होगी जब बैकवर्ड जाएगी? तो ठीक है सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। अभी आपने सर बताया है कि डेल्टा H क्या होता है सर? डेल्टा H होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो डेल्टा H पता चल गया सर -20, ई ए फॉरवर्ड हमारे को दे रखा है 60 माइनस ई ए बैकवर्ड। तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी मेरे पास 60 + 20, दिस विल बी 80 किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा बच्चे? 80 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो बस खत्म हो गया, केस ही खत्म। ठीक है, तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी 80 किलो जूल पर मोल। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। ठीक है, चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। अब बात समझते हैं बेटा ओरिएंटेशन बैरियर की। वेट अ सेकेंड, इससे पहले ये समझ लेते हैं, वो ठीक है स्लाइड आगे पीछे हो गई है। इससे पहले ये समझ लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये दो फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं समझते हैं बेटा। अब देखो, अगर बात करूं मैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स होंगे, डिफरेंट रिएक्टेंट के जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होंगे बेटा, वो अलग अलग होंगे और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होगी। अब मानो फॉर एन एग्जांपल कोई हमारे पास बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ताकतवर बॉन्ड है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? तो सर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने में हमारे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर बच्चे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी मतलब हमारी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा। और अगर सर बॉन्ड ऑलरेडी वीक है तो इसको तोड़ने में हमारे को कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हमारे को इसको तोड़ने में कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है मतलब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसके अंदर तोड़ने में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, और वीक बॉन्ड है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, सो फॉर अ डिफरेंट रिएक्टेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जी आर आल्सो डिफरेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, विच हैव रिएक्शंस। अच्छा, यहां तक तो समझा ही चुका हूं। अगला पॉइंट है बेटा रिएक्शन विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है, वो जल्दी हो जाती है। इसको मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं एक बेसिक से एग्जांपल से। देखिए बेटा, लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, और ये एक लेट्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर अस। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप बच्चे जानते हो वो एक स्टेप में नहीं होती, इट प्रोसीड्स इन मल्टीपल स्टेप, वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो मैंने बोला लेट्स से ये रिएक्टेंट से पहले कहाँ चली गई? एक्स चली गई, आर से एक्स चली गई, और ये एक हमारा इंटरमीडिएट बना दिया, इसको मैंने बोला इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। और फिर एक्स से हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है,
अब मैं क्या ले रहा हूं बच्चे, हमारे को ये एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अगर बेटा हमारे को बोला गया है कि ये वाली जो रिएक्शन है R से X, लेट्स से दिस इज द फास्ट रिएक्शन, और ये वाली जो रिएक्शन है ये एक स्लो रिएक्शन है, मतलब X से P के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी और इसके लिए जो होगी वो कम होगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे टाइप का हम ग्राफ देखेंगे बच्चे, देखो हमारे पास वापस से ये एनर्जी हो गया, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ गई, ग्राफ समझना बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट ने क्या पहले इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है, तो ये मैंने बोला ये इंटरमीडिएट क्या बना लिया इसने, लेट से X, ठीक है। अब इस X से ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में ये भी लिख देता हूं P प्लस क्यू जानते ही, P प्लस क्यू देखते ही हमारा दिमाग क्या बोलेगा सर कि हमारा ओवरऑल ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमारी ये प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी है, या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से क्या बनाया सर, X बनाया। अब ये X बनने के बाद इसने ये इंटरमीडिएट बन गया और ये हमारे पास कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो देखो रिएक्टेंट से अगर हम देखें इंटरमीडिएट तक के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की, इतने की रिक्वायरमेंट हुई, पर इसके लिए हमारे को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आप सर यूनिट वाइज देखोगे, क्या है हम यहां पर यूनिट वाइज देखते हैं, अब X से नहीं देख रहे हो, अब ओवरऑल जितनी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड, मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर क्या है, हम अगर इस सेकंड स्टेप के लिए देखें बेटा तो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड यहां से आप देखोगे यहां तक तो ये ज्यादा है, तो सर ये क्या है, ये हमारा स्लो स्टेप है, और सर ये कैसा है, ये हमारा फास्ट स्टेप है। तो ये हमारे स्लो और फास्ट। तो अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ आ जाए कि एक रिएक्शन एक स्टेप स्लो है एक स्टेप फास्ट है, तो कौन सा स्टेप स्लो होगा कौन सा स्टेप फास्ट होगा, वो यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट द आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट द पीक्स। आप पीक्स को देख के ही आंसर का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो स्लो थी जो चीज X से P, इसकी स्लो थी मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, और इसकी फास्ट थी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक तो ये चीज आया। तो जो रिएक्शन बेटा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो जल्दी हो जाती है। अगला फैक्टर होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट किस तरीके से हमारी रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो भी समझते हैं। देखो बेटा कैटलिस्ट के बारे में आप जरूर जानते होंगे, कभी ना कभी आपने सुन रखा होगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो कि रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करती हैं विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी चेंज। खुद में कोई चेंज नहीं लेके आती, पर रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकती हैं बच्चे, वो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर जरूर कर सकती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी वही काम चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट टेक अ ग्राफ और फिर हम समझते हैं कि क्या कहानी यहाँ पर चल रही है। तो ये हमारे पास एनर्जी होगा और ये हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। सो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फॉर अस, दिस इज एनर्जी, ठीक है। अब मैं एक लेट्स से एक्सोथर्मिक का आपको केस समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लेट्स से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है ना। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ बेटा तो हमारे पास देखो किस टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये इस एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको इस एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस करना ही करना पड़ा। अब बच्चे समझना यहाँ पर, अगर हम बात करें कैटलिस्ट, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट बच्चे डाल दूं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो रास्ता है ना, ये जो लॉन्ग कट से जा रहा है इसको शॉर्ट रास्ता, एक बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको इसको सोचो कोई चीज आपको शॉर्टकट के अंदर मिल जाए, शॉर्टकट आपको रास्ता मिल जाए, तो वहां पर आप जल्दी पहुंच जाओगे, यू विल बी वेरी क्विक। तो यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये हमारे को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। तो हमारा एक शॉर्टकट ले लेगा ये, और फिर हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लेते तो ये हमारे को क्या एक लंबे रास्ता दिखा देता कि सर वो वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, फिर यहां पर आओ, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग कट प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो है जो बेटा शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, दिस इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और ये क्या है सर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। ये क्या है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट। सो दिस इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर अस, ये हमारा नेगेटिव। अब
हमारी जैसे जैसे हम चीज़ों में एडवांस होते गए तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया। पॉजिटिव कैटलिस्ट को हमने सिर्फ बोला कि सर तू तो कैटलिस्ट बन जा, और नेगेटिव कैटलिस्ट को बोला हमने इनहिबिटर। तो अब बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट का नाम हम क्या रखते हैं, इनहिबिटर रखते हैं। क्या रखते हैं, इनहिबिटर। तो नेगेटिव कैटलिस्ट को तो हम इनहिबिटर बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट को ओनली वी जस्ट से कैटलिस्ट। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड रेट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, वो हमारा इनहिबिटर हो गया। और पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर दे, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चे, सिर्फ कैटलिस्ट कर दिया। तो कैटलिस्ट ने काम क्या करा सर, कैटलिस्ट ने सर सिर्फ और सिर्फ छोटा रास्ता प्रोवाइड कराया। क्या कराया, सिर्फ और सिर्फ छोटा रास्ता प्रोवाइड कराया ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके। सो कैटलिस्ट जस्ट प्रोवाइडेड द छोटा रास्ता। ठीक है, अब देखो, अब छोटा रास्ता कैसे प्रोवाइड करा, तो इसने क्या करा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को छोटा कर दिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब यहां पर जैसे ही इसने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को छोटा करा, तो जो इनिशियली हमारे को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता हो रही थी, अब हमारे को इतनी ही आवश्यकता हुई, तो ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना यार, ये हमारी रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। और अगर नेगेटिव या इनहिबिटर डालते तो हमारा ये देखो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्या कर देता, बढ़ा देता, और हमारी रिएक्शन की रेट स्पीड स्लो हो जाती। तो बिल्कुल हमारा कैटलिस्ट भी एक्टिवेशन एनर्जी पर, एक्टिवेशन एनर्जी भी कैटलिस्ट पर डिपेंड करता ही करता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे करता था, कोई बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी सर, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, और अगर बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम। अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन स्पीड में होगी, जल्दी होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगी, धीरे होगी। फिर कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या करता है सर, एक शॉर्टकट दिखा दे, अच्छा तू यहाँ से अगर तू वहां से चले जा, ठीक है, तो एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देगा। शॉर्टकट कैसे प्रोवाइड करा उसने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम करी तो वो रिएक्शन स्पीड में हो गई, जल्दी हो गई, उसकी रेट एनहांस हो गई। तो दिस इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट फॉर बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी। सो क्या है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ, एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेस, तो मैंने क्या करा बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई तभी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और नेगेटिव कैटलिस्ट के केस के अंदर हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन एनहांसेस। अब खैर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनहिबिटर। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना, कुछ सोचना होता ना। बर्निंग ऑफ वुड, क्या बर्निंग ऑफ वुड किसका एग्जाम्पल होगा आपके हिसाब से, क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सोचो और बताओ। बर्निंग ऑफ वुड कैसे टाइप का एग्जाम्पल होगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक, और मैं क्या जानता हूं 90% से ऊपर बच्चे बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फिर मेरा तुम्हारे से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों कि भैया लकड़ी को आग लगाने के लिए हमारे को माचिस से जलाना भी तो पड़ेगा, मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूं तभी जाके लकड़ी में आग लग रही है। अब बताओ ये एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ, घूम गए, बताओ। अब वो एंडोथर्मिक हुआ है एक्सो, तो पहले तो तुमने बोल दिया सर बर्निंग ऑफ वुड एक्सोथर्मिक है, और मैं जानता हूं अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं और यही पढ़ते हुए आ रहे हो, पर जब हम माचिस से आग लगा रहे हैं तो हमने एनर्जी दी, और जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एंडो कैसे हो, वो एक्सो कैसे हो गई, वो तो एंडो होनी चाहिए। तो सर ये क्या होता है, तो बेटा समझना बात को, वो एक्चुअल में बर्निंग ऑफ वुड एक्चुअल में एक्सोथर्मिक ही है, वो एंडोथर्मिक नहीं है, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। बस होता क्या है बेटा, भले से ही रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, भले से ही हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, तो एंडो हो या एक्सो हो, दोनों केसेस के अंदर बेटा कुछ ना कुछ हमारे को रिएक्शन को शुरू करने में, एक्टिवेट करने में एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी आ जाए दिमाग के अंदर तो ये मत सोचना कि सर बर्निंग ऑफ वुड के अंदर हम माचिस लगा रहे हैं तो ताकि तब जाके लकड़ी जल रही है, तो वो एंडोथर्मिक क्यों नहीं हो रही है। तो बेटा एंडो हो या एक्सो हो, आपको रिएक्शन को एक्टिवेट करने में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ती है। फिर फाइनल आउटकम हम देखते हैं, अगर हमारी प्रोवाइडेड एनर्जी से ज्यादा अगर हमको आउटकम मिल जाए एनर्जी का तो वो एक्सो है, और अगर फाइनल एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करी है उससे कम आउटकम मिले तो वो एंडो है। बस इतनी सी बात होती है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो ये बेटा मैंने एनर्जी का फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी की डिपेंडेंस खत्म कर दी। अब बेटा हमारा
पूरा एनर्जी बैरियर हो चुका है, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है, ओरिएंटेशन ओवर हियर इज एन ईजी टॉपिक। अब समझना बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों होनी चाहिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुई तो भी इफेक्टिव कोलिजन कंसिडर नहीं करते हैं, समझते हैं। देखो अगर मेरे पास फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग CH3Cl, ठीक है ना, सो CH3Cl ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का हो गया, ठीक है, दिस इज क्लोरीन ओवर हियर, ठीक है। अब बेटा अगर हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल अगर इसको आके अटैक करे, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ये आप ऑर्गेनिक में ये टाइप के रिएक्शन पढ़ते हो, इसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे बच्चे, तो कुछ सोचना, क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से पॉसिबल है क्या? कुछ देखना, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है या यहां से अटैक ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, कुछ सोचो। तो सर न्यूक्लियोफाइल का यहां से अटैक पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पहले से है, और न्यूक्लियोफाइल N से नेगेटिव, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस को प्यार करने वाले का खुद का चार्ज तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, समझते हो। तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव के पास आने में घबराएगा, रिपल्शन फेस करेगा, क्योंकि वहां पर तो ये क्या करेगा, ये पीछे के रास्ते से आएगा और अटैक करा देगा। मतलब ये वाला रास्ता तो हमारा बिल्कुल गलत है, इस ओरिएंटेशन से आएगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ऐसी ओरिएंटेशन से आएगा तो बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ये जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो हमारा कुछ ऐसा टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है ना, और ये हमारा बॉन्ड टूट रहा होता है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड टूट रहा है, और फिर फाइनली हमारा कुछ ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक, अगर ये आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है प्रॉपर ओरिएंटेशन की। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा SN2 रिएक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत तेज आंधी तूफान के अंदर ये एक छाता था जो खुला हुआ था, और आंधी तूफान इतनी तेज आई कि ये छाता बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो आंधी तूफान के केस में वो छाता उल्टा हो गया, तो ये इसको हम बोलते हैं इट इज द रिएक्शन जस्ट लाइक अम्ब्रेला इन अ थंडरस्टॉर्म। तो एक जब छाता, अम्ब्रेला, थंडरस्टॉर्म, बहुत तेज आंधी तूफान के अंदर जिस तरीके से उल्टा हो जाता है, ये कुछ वैसा ही हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है यहाँ पर कि सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से पॉसिबल नहीं है, पर इधर से न्यूक्लियोफाइल जरूर अटैक कर सकता है और कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। सो द अटैक इज पॉसिबल फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम हेयर बिकॉज इट वाज हैविंग द नेगेटिव रिपल्शन ओवर हेयर। तो उसकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना बच्चे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बेटा आज के लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी और चीजें बताऊंगा और हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल आल्सो सी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए, थैंक यू। आज का सेशन बिल्कुल ढंग से आप रिवाइज करना, जो नोट्स बताए हैं मेरे वो बिल्कुल ढंग से देखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ्स कैसे होते हैं, एक्सो ग्राफ्स पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर डेल्टा H क्या होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, या उसको फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकता हूँ। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं सी चीज़ों से ही इंटरलिंक करते हुए हम नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।